पहले मैं आपको बता दूं कि हम जानेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डेटाबेस के बारे में, रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में एंड कंसेप्ट ऑफ कीज के बारे में। साथ ही साथ हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहला टर्म आता है डेटाबेस। ये डेटाबेस होता क्या है? तो अगर आप डेटाबेस की बात करते हैं तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस को जब ऑर्गेनाइज तरीके से, इंटर रिलेटेड डेटा आइटम्स को एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक जगह पे कलेक्ट कर लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। जो इसका पर्पस होता है कि मल्टीपल्स एप्लीकेशन में हम डेटाबेस को यूज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि आपके स्कूल में आपका रिकॉर्ड सिस्टम होता है, आप हॉस्पिटल जाते हो वहाँ भी रिकॉर्ड सिस्टम होता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, आप कई तरह के एग्जाम देते हैं वहाँ भी रिकॉर्ड सिस्टम्स होते हैं। तो इन रिकॉर्ड्स को कैसे मैनेज किया जा रहा है कंप्यूटर की मदद से? जब आपकी एप्लीकेशन किसी डेटा को स्टोर कर रहा है, मतलब कलेक्ट कर रहा है एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो डेटा स्टोर कहाँ होगा? तो डेटा को स्टोर करने के लिए एक फाइल बनती है एंड द फाइल इज नोन एज द डेटाबेस देयर। हम उसे ही डेटाबेस कहते हैं। उस पूरे सिस्टम को डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। इट्स नॉट ओनली अलाउ स्टोरेज बट ऑल्सो अलाउ द मॉडिफिकेशंस ऑफ डेटा एज पर योर रिक्वायरमेंट। हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसमें चेंजेस भी करते हैं, तभी तो आपका डेटा एडिट हो जाता है। अब आप आधार कार्ड की बात करो, आधार कार्ड में आप अपने एड्रेस को अपडेट करते हो। आखिर आधार कार्ड ने इंफॉर्मेशन रखा कहाँ है? तो वो जिस फाइल स्ट्रक्चर के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया होगा वो आपका डेटाबेस होगा। दैट इज डिफरेंट थिंग कि उसने किस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज किया और कैसे सॉफ्टवेयर को यूज किया, किस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, वो एक अनदर मैटर है। बट दैट इज द डेटा बेस। वो हमारा क्या है? डेटाबेस है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं डिफिनेशंस कि डेटाबेस का एक्यूरेट डेफिनेशन अगर देना हो तो आप क्या डेफिनेशन देंगे। तो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशंस और डेटा typically stored electronic in a computer system. A database is usually controlled by DBMS software, database management system. इसके लिए डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं उसे हम DBMS कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। DBMS क्या है? DBMS stands for the database management system. DBMS stands for the database management system. DBMS is a software. DBMS is a software that is responsible for स्टोरिंग। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग द डेटाबेसेस। मतलब डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की मदद से ही हम इन सारे काम को कर सकते हैं। अ डेटाबेस अलॉन्ग विद द डीबीएमएस इज रेफर्ड एज अ डेटाबेस सिस्टम। डीबीएमएस के साथ जो डेटाबेस कंसेप्ट हमें मिलता है, फैसिलिटी मिलती है, उसे ही हम डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। देयर आर सेवरल वेरियस डेटाबेस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर अवेलेबल, जिसमें ओरेकल का नाम आता है, एमएस सिक्वल यानी कि माई सिक्वल का आता है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल, एमएस सिक्वल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर हो गया हमारा, माई सिक्वल हो गया, साइबस हो गया, पोस्टग्रेस हो गया, एसक्यूएल लाइट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे मिलेंगे। डीबी2 भी है जो आईबीएम कंपनी की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या पर्पस है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इसके पर्पस क्या है हमारे पास? तो आइए इसको जानते हैं। रिड्यूस द डे रिडंडेंसी। जो डेटाबेस सिस्टम का जो मेन पर्पस है वो है रिडंडेंसी को रिड्यूस करना। ये रिडंडेंसी क्या होता है? जब आप किसी इंफॉर्मेशन को मैन्युअली कर रहे होते हैं, सिस्टम को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो एक ही तरह के इंफॉर्मेशन को मल्टीपल प्लेसेस पे आप स्टोर करते हैं। मान लीजिए लाइब्रेरी वाले बुक इशू कर रहे हैं तो वहाँ भी वो क्या करेंगे? बच्चे के रिकॉर्ड्स, क्लास, सेक्शन, एडमिशन नंबर है ना, वो सारा इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं। फी वाले जहाँ पे फी कलेक्ट कर रहे हैं वो भी बच्चों का एडमिशन नंबर, नाम, क्लास, सेक्शन, सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। एडमिशन वाले भी जब इस बच्चे का एडमिशन करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले उस डाटा को जनरेट किया जाता है। तो आपने क्या फील किया कि वही इंफॉर्मेशन फी वालों के पास भी है, वही इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी वाले के पास भी है और वही इंफॉर्मेशन एडमिशन डिपार्टमेंट ने भी रखा था वहाँ पे। तो जब ये सारे एक ही तरह के इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं तो क्या हो गया? डेटा की डुप्लीकेसी होती जा रही है, डुप्लीकेसी होती जा रही है, और जितना ज़्यादा डुप्लीकेसी होता जाएगा उतना ज़्यादा स्टोरेज अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम डीबीएमएस सिस्टम्स को यूज करते हैं। डीबीएमएस सिस्टम हमें क्या फैसिलिटी देती है कि उस रिडंडेंसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम रिडंडेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज हमें वहां पे मिलता है। और कैसे कंट्रोल करेंगे अब हम जानेंगे आगे। इसके लिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं? फॉरेन की, प्राइमरी की, ऐसे कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पे हम रिडंडेंसी हमारा क्या हो जाता है? कंट्रोल हो जाता है। ठीक है,
इसके बाद आता है इनकंसिस्टेंसी। अब क्योंकि डेटा डुप्लीकेट हो गया है, तो डुप्लीकेट हो गया है तो डेटा में इनकंसिस्टेंसी बढ़ने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इनकंसिस्टेंट डेटा आपको देखने को मिल सकते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट तरह के इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकते हैं, इसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। आपने मोबाइल नंबर एडमिशन डिपार्टमेंट में अपडेट कर दिया, फी डिपार्टमेंट वालों के पास अपडेट नहीं हो रहा है, लाइब्रेरी वालों के पास अपडेट नहीं हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। शेयरिंग ऑफ डेटा, आपको ये चीज यहां पे क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। डीबीएमएस इसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटा को आप शेयर कर सकते हैं। जब डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में होगा तो यू कैन इजिली शेयर इट, आप डेटाबेस को शेयर कर सकते हो, सिस्टम यूज किया जा सकता है ना। डिफरेंट लोकेशन से उसी डेटाबेस को हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप घर बैठे रिजल्ट देख रहे हो तो आपने उस डेटाबेस को एक्सेस किया जो उस संस्था ने क्रिएट किया था, और वो डेटाबेस उसके अपने कंप्यूटर पे होगा, अपने सर्वर पे होगा, और वो डेटाबेस आप यहां से ले अपने घर से बैठे बैठे उसे क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो। तो दैट इज द शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटा की शेयरिंग हो रही है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो जाता है कि डेटा में जब आप चेंजेस कर रहे हो तो मतलब डेटा को आप जिस फॉर्म में रख रहे हो, जरूरी नहीं है कि कल जब आओ तो आपको उसी फॉर्म में वो डेटा देखने को मिले। जब आप मैनुअल सिस्टम पे काम करते हैं तो यहां से डेटा की इंटीग्रिटी खत्म हो रही होती है। तो उस इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हमें डीबीएमएस सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो डीबीएमएस सिस्टम हमें इंश्योर करता है कि डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा जो अपने आप हो जाए। इन्फोर्स स्टैंडर्ड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज। स्टैंडर्ड को इन्फोर्स करता है, मतलब अगर हर आदमी, जैसे देखो कई स्कूल के कई सारे ब्रांचेज हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के कई सारे ब्रांचेज हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम को हर कोई बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करे जैसे कि एक ब्रांच फॉलो कर रहा है। लेकिन जब आप डेटाबेस सिस्टम्स की तरह काम करेंगे, डीबीएमएस की मदद से काम करेंगे, और वो एप्लीकेशन कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशंस मतलब उस पूरे संस्था के लिए होगा, तो उसके जितने भी ब्रांचेज होंगे उन सभी को उसी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होगा, क्योंकि वो फॉर्मेट हेड ऑफिस के द्वारा डिसाइड किया गया है, तो उस फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, और हर कोई प्रॉपर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, ताकि रिपोर्टिंग का सिस्टम जो होता है वो प्रॉपर होता है। देखो स्टैंडर्ड में इंफॉर्मेशन रखने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो मिलता है हमें रिपोर्टिंग के टाइम पे। आप जब रिपोर्टिंग ले रहे हो तो अगर आपका डेटा प्रॉपरली स्टोर्ड है तो आप प्रॉपरली रिपोर्टिंग भी करवा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के बारे में, कि ये रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है। देखो रिलेशनल डेटा मॉडल का मतलब हो गया ठीक है, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है। अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, डेटा इन दैट डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द टेबल्स। सबसे पहले जानो कि रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर में जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द टेबल। टेबल का मतलब होता है रो एंड कॉलम्स, मतलब ये जो टेबल आप बनाते हो अपनी नोटबुक पे जहां पे इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करते हो, इसे ही हम जैसे इसे रो कहते हैं और इसे हम कॉलम कहते हैं। तो रो एंड कॉलम के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा, एंड दोज टेबल इज नोन एज द रिलेशंस। तो ये ध्यान रखना है कि रिलेशनल डेटा मॉडल में जो टेबल है उस टेबल को हम क्या कहते हैं, रिलेशंस कहते हैं। रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप अमॉन्ग सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब जैसे आपने ऊपर हेडिंग दिया नेम, एडमिशन, क्लास, सेक्शन, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आप रख रहे हो एक बच्चे का और यहाँ पे उसका क्लास सेक्शन रख रहे हो, तो ये जो एक कलेक्शन होगा इसे हम रो कहेंगे। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन के बीच में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। Column represent the field attributes related to the relation under which information will be stored। मतलब जब आप यहाँ पे कॉलम डिसाइड कर दिए कि भाई ये नेम होगा, दिस इज द नेम, तो नेम के नीचे जितने भी इंफॉर्मेशन आएंगे वो किसी ना किसी बच्चे का नाम ही होगा, दिस मस्ट नॉट बी समथिंग एल्स। ठीक है, इफ यू वांट टू स्टोर डिटेल ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, तो ये जो रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन है इसे तो हम कॉलम और एट्रीब्यूट्स कहेंगे। जब किसी एक बच्चे के उन सारे इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर लेंगे, मतलब एक इंफॉर्मेशन हमारा तैयार हो जाएगा एक स्टूडेंट का, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड, रो और रिकॉर्ड कहते हैं। देखते हैं जरा सा सैंपल टेबल्स कैसा है हमारे पास एक सैंपल टेबल भी है, आइए हम उसको चेक कर लेते हैं कि हाउ दिस। तो ये देखिए जैसे ये ट्रेवल टेबल मैंने बनाया है, तो यहाँ पे आपने क्या महसूस किया कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो आपका है ये रो है, दिस इज कॉल्ड रो, दिस इज कॉल्ड रो। एक मिनट रुक जाइए, हाँ
ठीक है, दिस इज कॉल्ड रो। और ये क्या है हमारा, ये कॉलम और एट्रीब्यूट है, दिस इज द कॉलम एंड एट्रीब्यूट। एंड दिस द टेबल नेम क्या है, रिलेशंस का नाम क्या है हमारा, ट्रैवल। तो इस तरह से आप दो टेबल देख रहे हैं, यहाँ पे रिलेशंस का नाम क्या है, व्हीकल, वी कोड इज द एट्रीब्यूट, व्हीकल टाइप इज द एट्रीब्यूट, और फील्ड पर के एम इज द एट्रीब्यूट एंड फील्ड। लेकिन ये जो इंटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रहा है V01 वॉल्वो बस 150, ये क्या बनेगा हमारा रो एंड टपल्स कहलाएगा, इसे हम टपल भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। अभी इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं, चलिए। कंपोनेंट्स ऑफ टेबल, जब भी आप कोई टेबल बनाओगे तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। देखो बाइट तो एक बेसिक स्टोरेज यूनिट है, तो 8 बिट्स का कलेक्शन करते हैं, तो हमारा कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स हमारा कैरेक्टर कहलाता है, ठीक है, दैट इज द बाइट। जो नॉर्मली एक टेबल के अंदर में कलेक्शंस होते हैं तो तीन चीज वहां पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम बॉटम टॉप टू बॉटम की चलते हैं। हम पहले देखते हैं टेबल। टेबल क्या है, कलेक्शन ऑफ रोज कॉलम्स। कॉलम्स क्या हो गया, दैट इज द स्मॉलेस्ट नेम यूनिट ऑफ द डेटा, इट रिप्रेजेंट द वन टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन। वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया कि ये जो पर के एम आपका दिख रहा है, दिस इज द कॉलम। अब इसके नीचे जो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर किया, इसके नीचे जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर किया, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स रिप्रेजेंट कि दिस इंफॉर्मेशन इज द किलोमीटर, इट इज गिवन द डिस्टेंस इन अ किलोमीटर। तो एक डिस्टेंस या स्पीड की बात होगी, है ना, तो वो पर किलोमीटर इसकी लिमिट दी गई है, या चार्ज दिया हुआ, आई थिंक इट इज द चार्ज। आई थिंक इस टेबल को पूरा देखें तो समझ में आएगा, आई थिंक इट इज द चार्ज, कि पर किलोमीटर चार्ज क्या होगा इसका। तो मतलब हो गया कि ये अमाउंट इंफॉर्मेशन दिया है, अमाउंट के फॉर्म में ये दिया हुआ है। तो ये कौन बता रहा होता है, ये हमारा कॉलम हमें इन्फॉर्म कर रहा होता है। कॉलम के नाम से, कॉलम की हेडिंग से आप समझते हो कि वो इंफॉर्मेशन क्या है। उसके बाद जब आप कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स करते हो, मतलब कई सारे फील्ड हैं और एक कंप्लीट एंट्री आपने कंप्लीट कर दी, एक एंट्री आपने कंप्लीट कर दी, तो वो जो कलेक्शंस आपका बन रहा है उसे ही हम रिकॉर्ड कहते हैं। आइए अब जानते हैं कॉमन आरडीबीएमएस रिलेशनल डाटाबेस कौन कौन से हमारे पास हैं। अभी मैंने पीछे भी बताया था कि कॉमन आरडीबीएमएस में हमारे पास आ जाते हैं ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर, माई सिक्वल, आईबीएम का DB2, आईबीएम इन्फॉर्मेक्स, सैप साइबर्स, एडेप्टिव सर्वर इंटरप्राइजेस, सैप साइबर्स, IQ, टेराडाटा, पोस्टग्रेस, सिक्वल लाइट। तो कई सारे सिक्वल हमारे हैं। आउट ऑफ दिस ये जो तीन आपको दिख रहे हैं, माई सिक्वल, पोस्टग्रेस सिक्वल और सिक्वल लाइट, ये ओपन सोर्स हैं। ओपन सोर्स का मतलब होता है जो फ्रीली आप एक्सेस कर सकते हो, इसके सोर्स कोड अवेलेबल हैं, इसको यूज़ करने के लिए आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो भी वेब एप्लीकेशंस होते हैं, जनरली वहाँ पे सिक्वल लाइट या माई सिक्वल या पोस्टग्रेस सिक्वल को यूज़ किया जाता है। कॉमन टूल DBMS टूल्स फॉर द मोबाइल डिवाइसेज, आजकल मोबाइल पे भी एप्लीकेशंस होते हैं, वहाँ भी डेटा स्टोरेज की बात होती है। तो जब आप मोबाइल डिवाइसेज की बात करते हो तो उसके लिए सिक्वल एनीवेयर, DB2 एवरीवेयर, IBM मोबाइल डेटाबेस, सिक्वल सर्वर एक्सप्रेस, ओरेकल डेटाबेस लाइट, सिक्वल लाइट, SQL बेस, ये कुछ ज़्यादा यूज होता है हमारा सिक्वल लाइट। सिक्वल लाइट जो पब्लिक डोमेन है और ये ओपन सोर्स है, तो ज़्यादातर लोग सिक्वल लाइट्स को ही यूज करते हैं क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल होता है, इसके लिए कोई कॉस्टिंग नहीं करनी होती है, लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिलेशनल डेटा मॉडल। ये रिलेशनल डेटा मॉडल का मतलब क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप रिलेशनल डाटा RDBMS की बात करते हैं तो वहाँ पे टेबल्स को रिलेशंस कहते हैं। तो डेटा जो होगा वो 2 डायमेंशनल टेबल यानी कि रिलेशंस में स्टोर्ड होगा, उस फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। और वो क्योंकि डेटा इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, इसीलिए वहां पे रिलेशंस की बात होती है, इसलिए उसे हम रिलेशनल डाटा मॉडल कहते हैं। रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या उसके कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपने कुछ उसके एडवांटेज हैं। तो आइए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेकआउट करते हैं। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेटा इज अरेंज इनटू रो एंड कॉलम, ठीक है। इच रिलेशन रिप्रेजेंट एज अ टेबल, ठीक है। एवरी रो इज टेबल रिप्रेजेंट अ सिंगल एंटिटी, ठीक है। एक रो मतलब आपका एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गया तो उसे हम एक रो कहेंगे। एंड एनी गिवन रो और कॉलम पोजिशन देयर इज वन एंड ओनली वन वैल्यू। एक रो या एक कॉलम पोजिशन में एक ही वैल्यू होगी, कंपोजिट वैल्यू रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसके अपने कुछ एडवांटेज हैं, तो आइए जरा सा इसके एडवांटेज को भी चेक कर लेते हैं कि क्या एडवांटेज हैं। एडवांटेज ऑफ रिलेशनल डेटा मॉडल में आपको क्या कह रहा है कि चेंजेस मेड इन टेबल स्ट्रक्चर डू नॉट अफेक्ट द डेटा एसेस और अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स।
टेबलर व्यू ऑल्सो प्रोवाइड, मतलब अगर आप किसी तरह का चेंज कर देते हैं डेटा के स्ट्रक्चर में तो एक्सेस मैकेनिज्म हमारा वही रहेगा, वहाँ कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। स्ट्रक्चर में आपने चेंज किया मतलब आपने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड किया या कुछ इन्फॉर्मेशन आपने हटा दिया वहाँ से। टेबलर व्यू ऑल्सो प्रोवाइड ईजियर डेटाबेस डिजाइन, यूज, इंप्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट, और इसीलिए रिलेशनल डाटा मॉडल में हर इन्फॉर्मेशन टेबल के फॉर्मेट में रखा जाता है सो दैट आप इजिली एक्सेस कर सके। बिल्ट इन क्वेरी सपोर्ट मिलेगा आपको, आपको बताएंगे अभी सीक्वल क्वेरी के बारे में। आप कई तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी इसके ऊपर कर सकते हैं। बट जब हम कोई सिस्टम की बात करते हैं तो एवरी सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ठीक उसी तरह से अगर किसी सिस्टम्स का एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगे, उसके कुछ लिमिटेशन भी होंगे। तो लिमिटेशन क्या है इसका? आरडीबीएस इनक्योर हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर ओवरहेड्स। स्वाभाविक है, जब आप कोई नया सिस्टम यूज कर रहे हो तो आपको उसके लिए कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि योर एग्जिस्टिंग सिस्टम इज नॉट कैपेबल। देखो घर के अंदर अगर आप सिस्टम यूज कर रहे हो तो वहां पे माई डाल लो, कुछ भी डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आप बिग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हो, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की बात करते हो, तो आपको अलग से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में सोचना होता है। साइज ऑफ डेटाबेस में बिकम वेरी लार्ज, बनेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि आपने कई तरह के इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहा तो स्वाभाविक है वहां पे उसके डेटा जो साइज होंगे वो बिगर होते जाएंगे। नाउ नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कुछ टर्म्स याद होना चाहिए। देखिए अभी तक मैंने जितना चीज बताया उसमें आपको आरडीबीएमएस का डेफिनेशन याद होना चाहिए, डीबीएमएस का डेफिनेशन स्टार्ट याद होना चाहिए, एडवांटेज और पर्पस ऑफ डीबीएमएस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉमन माइज डेटाबेस सॉफ्टवेयर फॉर सिस्टम एंड फॉर मोबाइल डिवाइसेज, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। नाउ टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि वेरियस टर्म्स जो रिलेशनल मॉडल में यूज करते हैं वो क्या क्या हैं। रिलेशनल डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस, is a type of database that stores and provide access to data points that are related to one another। मतलब यहाँ पे जब हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो हम ऐसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ओके, नाउ बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। अब आप उस बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं जो यहाँ पे यूज होगा। सबसे पहली बात आती है एंटिटी। एंटिटी होता क्या है? मतलब जिसका भी कोई एग्जिस्टेंस हो, जिसका भी कोई एग्जिस्टेंस हो, आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, कैमरा हो, कोई भी हो, ये डब्बा ही क्यों ना हो, कुछ भी, तो एवरी कंपोनेंट इज हैविंग एंटिटी। उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसके अपने बिहेवियर, अपने प्रॉपर्टीज होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एंटिटी। एट्रीब्यूट, द टर्म एट्रीब्यूट इज ऑल्सो नोन एज द कॉलम, और उसे हम डेटा आइटम भी कहते हैं, एट्रीब्यूट को हम फील्ड भी कहते हैं। टपल, इच रो इन अ टेबल इज नोन एज द टपल, उसे हम क्या कहते हैं? टपल कहते हैं। जो भी रो होते हैं टेबल के अंदर में उसे हम टपल कहते हैं। इसे हम रिकॉर्ड भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रो। ध्यान रहेगा, इसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं और फील्ड भी कहते हैं, इसे हम डेटा आइटम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कार्डिलिटी ऑफ रिलेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट लर्न इट। कार्डिलिटी ऑफ रिलेशंस का मतलब होता है जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल होंगे, नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल्स होंगे, नंबर ऑफ टपल्स इन अ टेबल होंगे, उसे ही हम कार्डिलिटी कहते हैं। डिग्री ऑफ रिलेशंस का मतलब हो गया इट इज टोटली अपोजिट ऑफ द कार्डिलिटी। कार्डिलिटी इज डिस्कस अबाउट द नंबर ऑफ रोज, रिकॉर्ड्स एंड टपल्स, while degree discuss about the number of columns। जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। और उसके बाद आती है बात डोमेन की। तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज, पुल ऑफ वैल्यूज। मान लो आपने रोल नंबर के लिए वैल्यू डिसाइड करनी है, तो रोल नंबर क्या डाल सकते हो? अगर स्टूडेंट टेबल के अंदर में एक रोल नंबर नाम का कॉलम है और वहां आपको कुछ इंफॉर्मेशन पुट करना है, तो आप क्या क्या इंफॉर्मेशन डाल सकते हो? तो आप डिसाइड करोगे कि भाई मेरे क्लास में 30 स्टूडेंट्स होंगे, तो इफ इन योर क्लास देयर आर 30 स्टूडेंट्स, देन व्हाट इज द डोमेन फॉर द रोल नंबर? दिस इज 1 to 30। मतलब बच्चों को जो रोल नंबर दिया जाएगा, जो पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज आपने डिसाइड किए जो बन रहे हैं उसके, उसी को डोमेन कहते हैं। अ डिफाइन द काइंड ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेड बाय द एट्रीब्यूट, किस तरह के डेटा उसके अंदर में होंगे, क्या होंगे, उसको डिफाइन करता है, उसे ही हम डोमेन कहते हैं। बॉडी ऑफ रिलेशंस, इट इज अनऑर्डर्ड सेट ऑफ 0 और मोर टपल्स, उसे हम बॉडी ऑफ रिलेशंस कहते हैं। तो ये रहा आपका रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में। चलिए अब हम बात करेंगे कीज के बारे में कि ये कीज क्या है, इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं टेबल के अंदर में या रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर में कीज का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आइए समझते हैं कंसेप्ट ऑफ कीज। की
कंसेप्ट ऑफ की में सबसे पहले हम बात करते हैं की के बारे में कि की होता क्या है. की रेफर्स टू एन एट्रीब्यूट, set of attributes that help us to identify a row tuple uniquely in a table. की जो होता है वो किसी भी एट्रीब्यूट्स के ऊपर, मतलब किसी एट्रीब्यूट्स को रेफर कर रहा होता है और उसकी मदद से हम रो को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसे ही हम क्या कहते हैं, की. इन रिलेशन इच रिकॉर्ड मस्ट बी यूनिक. अगर किसी रिलेशंस के अंदर में हम कोई रिकॉर्ड स्टोर करते हैं तो वो हमेशा यूनिक होना चाहिए. यूनिक नहीं होगा तो क्या होगा, डुप्लीकेसी आ जाएगी, उसमें डुप्लीकेट डेटा स्टोरेज होने लगेगा. तो नो टू आइडेंटिकल रिकॉर्ड्स आर अलाउड इन द डेटाबेस. सेम टाइप्स के रिकॉर्ड्स अलाउड नहीं है. अब आप देखो, दो बच्चे का सेम नाम है तो कहोगे कि क्या सर एक बच्चे को स्टोर करें दूसरे का स्टोर नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना. उसका रोल नंबर अलग होगा, उसका एडमिशन नंबर अलग होगा. तो ये जो रोल नंबर या एडमिशन नंबर उसका जो डिफरेंट है, उससे क्या होता है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाता है. जब कोई बच्चा दो नाम का, एक ही नाम के दो बच्चे क्लास में होते हैं तो टीचर अक्सर पूछते हैं कि तुम्हारा रोल नंबर क्या है, तुम्हारा रोल नंबर क्या है. उसको बाय नेम रिकॉग्नाइज कम करते हैं, नेम विथ रोल नंबर उसे रिकॉग्नाइज करते हैं. A key attribute identifies the record and must have unique values, है ना. Key is also used when we want to establish relationship between the different columns and tables of a relational database. तो यहाँ तक तो आपको ये समझ में आया होगा कि हमें की क्या ज़रूरत है. देखो की, एक तो की का काम हो गया रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कराना, है ना, और दूसरा काम हो गया कि एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने में भी की हमारी मदद करता है. अब ये जो मैं बता रहा था कि डेटा रिडंडेंसी होती है और डीबीएमएस उसको रिड्यूस करता है, तो कैसे करेगा? ये कुछ तरीका ऐसा होता है यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, दो टेबल को रिलेट कर देते हैं. और एडमिशन टेबल में क्योंकि आपके सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं तो जरूरी नहीं है कि लाइब्रेरी टेबल में भी आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन हो. लाइब्रेरी टेबल में हम सिर्फ आपका एडमिशन नंबर ले लेंगे, और उस एडमिशन नंबर से हमें जब भी आपकी पूरी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो हम एडमिशन टेबल को कांटेक्ट करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ एडमिशन नंबर हम एडमिशन टेबल से वो सारा इंफॉर्मेशन फेच करके ले आएंगे. तो क्या हो गया कि जो आपका एडमिशन टेबल है और जो आपका लाइब्रेरी टेबल है, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की गई. ठीक है, तो उसे ही हम रिलेशनशिप कहते हैं. अब आते हैं, जानते हैं टाइप्स ऑफ कीज. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज. डिफरेंट टाइप्स के मतलब हो गया यहाँ पे टोटल 4 तरह के कीज होते हैं. और वो 4 की कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी की, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्राइमरी की होता क्या है? अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड यूनिकली. जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है उसे हम प्राइमरी की कहते हैं. ध्यान रखिएगा, set of one or more attributes that can identify a record uniquely in a relation is called primary key. उसे ही हम प्राइमरी की कहते हैं. एक मिनट, ठीक है. There can be only one primary key in a table. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है. देखो, हर एक टेबल के अंदर में एटलीस्ट वन प्राइमरी की होना चाहिए, क्योंकि वो प्राइमरी की ही आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने में आपकी मदद करेगा, पहली बात. और दूसरी बात, रिकॉर्ड्स को यूनिक रखने में मदद करेगा, डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होने देगा. ओनली डिस्टिंक्ट, नो डुप्लीकेट वैल्यूज, ऑल्सो फोर्सेज मैंडेटरी एंट्री नॉट नल. मतलब जब आप प्राइमरी की बनाते हो तो यहाँ पे 2 रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, 2 रूल्स अप्लाई हो जाते हैं. पहला ये कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगा, एंड सेकंड ये कि वो मैंडेटरी है, आपको उसकी वैल्यू देनी ही होगी, वो उसमें कुछ ना कुछ डालना ही होगा. तो एक वैलिड वैल्यू आपको डालना होगा, आप नल वैल्यू नहीं डाल सकते हैं. When 2 or more than 2 columns are defined as a primary key, कई बार क्या होता है कि in a table you are not able to make one column as a primary key, one attribute as a primary key, because the informations are given is just like this कि possibilities of duplicacy is arises there, कि भाई डुप्लीकेट वैल्यू तो आएंगे ही आएंगे. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक कॉलम को कंबाइन करके ऑल टुगेदर करके हम प्राइमरी की डिफाइन करते हैं. और जब ऑल टुगेदर आप प्राइमरी की डिफाइन करोगे तो उसे हम कंपोजिट की या कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं. दैट इज कॉल्ड कंपोजिट की और कंपोजिट प्राइमरी
की। अब बात करते हैं हम कैंडिडेट की के बारे में कि कैंडिडेट की क्या होता है। होता क्या है कि जब आपको किसी टेबल में प्राइमरी की डिफाइन करना है, एक मिनट होल्ड करना, जब आपको किसी टेबल में एक प्राइमरी की डिफाइन करना है, कैंडिडेट बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें कैंडिडेट की डिसाइड करना होता है। हमें उस टेबल के अंदर से, उस रिलेशंस के अंदर से उन सारे कॉलम को फिल्टर करने होते हैं जिनको कि हम प्राइमरी की बना सकते हैं। इन अ टेबल there can be more than one attribute which contains unique values, and these columns are known as the candidate keys as they are the candidate for the primary key। मतलब ऐसे हो सकते हैं कि एक से अधिक कॉलम यूनिक वैल्यू रख रहा है, तो उन सबको हम कैंडिडेट मान लेंगे। among this database analysis select one as a primary key, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें से किसी एक को प्राइमरी की बना देते हैं based on the requirements like must contain unique value, compulsory entry where the maximum searching is done, etc। मतलब हम कुछ ऐसे क्राइटेरिया लगाते हैं कि भाई ठीक है, इसमें से ये अभी तो यूनिक हैं, बट इन फ्यूचर अगर और डेटा इसमें डाला जाए, इसमें इन्वॉल्व किया जाए, तो क्या ये तब भी यूनिक रहेंगे? क्या ये तब भी मैंडेटरी कॉलम के तौर पे यूज किए जाएंगे, या ऐसा हो सकता है कि कभी हम इसकी वैल्यू ना भी डालें, नल वैल्यू भी डाल दें? तो ऐसे कॉलम को हम हटाते जाएंगे, और वह कॉलम जो बताएगा कि नहीं, मेरा तो भैया ऐसा कंसेप्ट है कि मेरे बिना तो आपका काम चलेगा ही नहीं, आपको रखना ही होगा, तो ऐसे कॉलम को हम क्या करते हैं, प्राइमरी की डिफाइन करते हैं। अब ऑल्टरनेट की बात आती है। ये ऑल्टरनेट की क्या है? अब आपने कैंडिडेट की में मान लो 3 कॉलम को डिफाइन कर दिया कि भाई ये भी कैंडिडेट प्राइमरी की बन सकता था, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये 3 बना दी। अब 3 में से आपने क्या किया, एक को बोला यार तू तो बिल्कुल लगता है प्राइमरी की वाला, मॉनिटर बनने वाला बच्चा है, चल तू हट जा, तो आपने उसको प्राइमरी की बना दिया। लेकिन कैंडिडेट तो 3 थे ना, तो 3 में से एक को आपने प्राइमरी की डिफाइन किया, 2 को तो आपने साइड में रखा होगा। तो ये जो 2 की है ना, 2 एट्रीब्यूट हैं, 2 कॉलम जो थे, उसे ही हम ऑल्टरनेट की कहते हैं। इन केस मल्टीपल कैंडिडेट कीज, one of them will be selected as a primary key, rest of the column will serve as a alternate key। जो रेस्ट कॉलम है उसे हम alternate की कहते हैं। कैंडिडेट की which is not primary key is called alternate key। कैंडिडेट की which is not a primary key is called alternate key। अब हम बात करेंगे फॉरेन की के बारे में कि व्हाट इज द फॉरेन की। फॉरेन की अभी मैंने बताया था कि जो हमारा एडवांटेज ऑफ कीज होता है, उसमें हमें ये एडवांटेज मिलता है कि एक तो हम रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं की मदद से, और सेकेंड एडवांटेज मिलता है कि वी आर एबल टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीपल रिलेशंस। डिफरेंट रिलेशंस के बीच में हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये 2 एडवांटेज मिलेंगे। तो जो पहला एडवांटेज था कि वी आर एबल टू कीप द रिकॉर्ड्स यूनिक एंड इट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई, उसके लिए तो हमारे पास प्राइमरी की का कंसेप्ट है, हम प्राइमरी की यूज करते हैं। लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आती है ना, तो वहां पे प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों ही यूज हो रहा होता है। तो समझे फॉरेन की क्या होता है। यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स, ठीक है, यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स, कहीं कोई बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है, तो इट इज ए नॉन की एट्रीब्यूट, इट इज ए नॉन की एट्रीब्यूट whose value is derived from the primary key of another table। ये एक नॉन की एट्रीब्यूट है। लाइब्रेरी टेबल के अंदर में जो एडमिशन नंबर बनेगा वो हमारा नॉन की एट्रीब्यूट होगा, जिसकी वैल्यू डेराइव्ड होगी एडमिशन टेबल से, जिसकी वैल्यू डेराइव्ड होगी एडमिशन टेबल से। तो क्या बना इनके बीच में, एक रिलेशन बन गया, एक रिलेशन बन गया, और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की, मतलब नॉन की एट्रीब्यूट, और इसे ही हम फॉरेन की कहेंगे। दिस इज कॉल्ड फॉरेन की, ठीक है। तो फॉरेन की इज अ नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। अब ये फॉरेन की कॉलम जो है, फॉरेन की कॉलम will foreign key column will for the value in the primary key of another table, if present then entry will be allowed, otherwise data will be rejected। अब क्या है कि जब फॉरेन की कॉलम की वैल्यू आप डिसाइड करते हो, तो आप वही वैल्यू यहां पे इंसर्ट कर सकते हो जो वैल्यू प्राइमरी की वाले कॉलम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब एडमिशन नंबर 502 का एडमिशन आपके पास हुआ है, तब तो आप उसको लाइब्रेरी में बुक इशू कर सकते हो, लेकिन आपने रैंडमली एक नंबर ले लिया 989 और इस नाम का कोई रिकॉर्ड एडमिशन टेबल में नहीं है,
989 एडमिशन नंबर वाला कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो लाइब्रेरी टेबल में आप 989 नहीं डाल सकते हो। तो देखो रेस्ट्रिक्शन भी लग गया ना अपने आप। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ फॉरेन की एंड प्राइमरी की। प्राइमरी की कॉलम टेबल फ्रॉम वेयर वैल्यूज विल बी डिराइव्ड इज नोन एज द प्राइमरी टेबल। मतलब वो टेबल जहाँ से आप वैल्यू लेके आ रहे हो उसे हम मास्टर टेबल, पैरामीटर टेबल या पेरेंट टेबल कहते हैं। एंड फॉरेन की कॉलम टेबल विल बी फॉरेन टेबल और डिटेल टेबल और चाइल्ड टेबल उसे हम कहते हैं। मतलब जिस टेबल के अंदर आपने फॉरेन की डिफाइन किया उस कॉलम को, उस टेबल को फॉरेन की टेबल कहा जाता है, चाइल्ड टेबल कहा जाता है या डिटेल टेबल कहा जाता है। और जिस प्राइमरी की से आपने उसको रिलेट किया था उसे हम प्राइमरी टेबल, मास्टर टेबल या पेरेंट टेबल के नाम से जानते हैं। जैसे एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे होगा, ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो व्हीकल टेबल हमारे पास है जहाँ पे व्हीकल कोड यूज किया गया है एज ए प्राइमरी की। उसी जगह पे ट्रैवल डिटेल भी हमारे पास है जहाँ पे अलग अलग कस्टमर ट्रैवलिंग कर रहे हैं अलग अलग व्हीकल को यूज करके, तो वहाँ भी बी कोड का यूज किया गया है। और ये देखो ये फॉरेन की है। आप एक चीज नोट करना, वी कोड के अंदर में जितने भी वी कोड दिए गए हैं दिस ऑल आर यूनिक। बट फॉरेन की में ऐसा नहीं होता है। फॉरेन की में जो लिमिटेशन है वो यही लिमिटेशन होता है कि एक तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट डाल सकते हो, नल वैल्यू भी डाल सकते हो। अगर मान लो मुझे नहीं पता है कि किस व्हीकल से ट्रेवल किया है तो वी कैन एंटर द नल वैल्यू, लेकिन वो चीज़ हम प्राइमरी की के साथ नहीं कर सकते। प्राइमरी की में आपको वैल्यू देना ही देना होता है, बट यहाँ पे आप नल वैल्यू भी डाल सकते थे, पहली बात। दूसरी बात क्या है, यहां पे डुप्लीकेसी ऑफ वैल्यू भी हो सकता है। डुप्लीकेसी ऑफ वैल्यू भी हो सकता है। एक बंदा अलग अलग ट्रैवलिंग, एक ही मतलब मल्टीपल पर्सन सेम व्हीकल से ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सिर्फ इस बात के लिए बताने के लिए है कि जब इसका कॉस्टिंग निकाला जाएगा तो हम बी कोड की मदद से पता करेंगे कि भाई ये 200 किलोमीटर का ट्रैवलिंग कर रहा है और इसने V01 यूज किया जिसका कि कॉस्ट 150 रुपीज़ पर किलोमीटर का है। तो 150 मल्टीप्लाई 200 करके हम इसका एक्चुअल कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि इसको कितना अमाउंट पे करना चाहिए। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फॉरेन की एंड प्राइमरी की कंसेप्ट इन योर टेबल। In the above table, we can observe that V code column of the travel table is deriving its value from the V code table of vehicle। ठीक है, चलो अब बात करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, जब आप मल्टीपल टेबल्स पे काम करते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी की और फॉरेन की कंसेप्ट, तो ऑटोमेटिकली एक माईएसक्यूएल का, एसक्यूएल का एक फीचर्स है, डेटाबेस का एक फीचर्स है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। इट इज़ यूज टू इंश्योर, होता क्या है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पहले ये जानते हैं। इट इज़ यूज टू इंश्योर द रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स इन अ रिलेटेड टेबल इज वैलिड एंड यूजर डोंट एक्सीडेंटली डिलीट और चेंज द रिलेटेड डेटा। मतलब ये इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि रिलेटेड टेबल्स के अंदर में जो डेटा है वो वैलिड है और ऐसा नहीं हो कि एक्सीडेंटली आप डिलीट कर दे। कहने का अर्थ है कि लाइब्रेरी टेबल में डेटा अवेलेबल है और आप मास्टर टेबल से, एडमिशन टेबल से डेटा को डिलीट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है जैसे ही आपने फॉरेन की और प्राइमरी की के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कैन बी अप्लाइड, कब हम अप्लाई कर सकते हैं, द कैन बी अप्लाइड व्हेन द मास्टर टेबल कॉलम इज द प्राइमरी की और हैज़ अ यूनिक इंडेक्स, द रिलेटेड फील्ड हैव द सेम डेटा टाइप एंड बोथ टेबल्स मस्ट बिलोंग ऑफ द सेम डेटाबेस। कहता है कि डिफरेंशियल इंटीग्रिटी तभी अप्लाई होगी, मतलब आपने प्राइमरी की और फॉरेन की का कंसेप्ट तभी अप्लाई कर पाओगे जब दोनों टेबल में उस तरह का कॉलम हो। जैसे वी कोड आपने देखा व्हीकल में भी था और ट्रैवल में भी था, तो दोनों टेबल में होना चाहिए और डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए उनके बीच में, ठीक है। और वो एक ही डेटाबेस के अंदर में टेबल होना चाहिए। डेटाबेस का कंसेप्ट बताएंगे अभी आगे कि ये डेटाबेस के अंदर एक टेबल होना चाहिए, इसका क्या मतलब होता है अभी समझेंगे इसको भी। तो व्हेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इनफोर्स, कहता है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अगर इनफोर्स होगी तो क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी, आप क्या क्या नहीं कर सकते हो और क्या कर सकते हो। कहता है कि जब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इनफोर्स होगी तो यू कैन नॉट एंटर वैल्यू इन अ चाइल्ड टेबल विच इज नॉट अवेलेबल इन मास्टर टेबल प्राइमरी की कॉलम। हाउएवर यू कैन एंटर नल वैल्यू, नल वैल्यू डाल सकते हो बट वो वैल्यू नहीं डाल सकते हो जो प्राइमरी की टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यू कैन नॉट डिलीट और रिकॉर्ड फ्रॉम द मास्टर टेबल, आप मास्टर टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट भी नहीं कर सकते हो इफ अ मैचिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ रिलेटेड टेबल, अगर रिलेटेड टेबल में वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है।
यू कैन नॉट मॉडिफाई और चेंज द प्राइमरी की वैल्यू इन अ मास्टर टेबल। प्राइमरी की वैल्यू को मास्टर टेबल में आप चेंज नहीं कर सकते हो अगर मैचिंग रिकॉर्ड्स रिलेटेड टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब आपने एडमिशन नंबर चेंज करने की कोशिश की एडमिशन टेबल में, और जबकि उसी एडमिशन नंबर के नाम से लाइब्रेरी टेबल में डेटा पहले से अवेलेबल था और है, तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ना ही डिलीट कर पाएंगे। तो ये क्या है, ये एक सेफ्टी फीचर्स है। क्यों होता क्या है कि हम भूल जाते हैं कि भाई इससे रिलेटेड डेटा हमने कहीं और भी डाला था क्या, लेकिन डेटा ये मैनुअल में आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब डेटाबेस सिस्टम की बात होगी तो वहां पे ये चीज़ अपने आप अप्लाई हो जाता है। जैसे ही आपने प्राइमरी की और फॉरेन की के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया तो आपको एक एडवांटेज मिल जाता है इस काम का। और उसका फायदा क्या मिलेगा कि आपका डेटा सिक्योर्ड और सेफ रहेगा, है ना। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंसेप्ट इन अ table.